वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इजी पीजी पढ़ाई प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुंभा को उन्हीं के बेटे उदा ने मार दिया था, क्योंकि और साथ ही साथ कुंभा को उन्माद रोग यानी मैनिक डिसऑर्डर भी था, जिसकी वजह से वो सुसाइडल थॉट्स उनके मन में आ रहे थे। साइकोलॉजी उसमें इतनी एडवांस्ड नहीं थी। इस वीडियो लेक्चर में बिलीव मी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेवाड़ की हिस्ट्री का ये वाला लेक्चर होगा जितने भी अभी तक हमने कवर किए, क्योंकि इसमें हम 3 जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उनका आंसर फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि उदा ने कुंभा को इसलिए मारा ताकि वो मेवाड़ का आने वाला शासक बन सके, तो उसको मेवाड़ की जनता ने स्वीकार क्यों नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन इज दैट रायमल अब राजा बनेंगे। रायमल कुंभा के बेटे थे। आवल बावल की संधि में पढ़ा होगा, हमने रायमल के बारे में पढ़ा था, वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। तो वो राजा बने तो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। तीसरी मेन बात कि जो हम राणा सांगा बोलते हैं, उनका नाम संग्राम सिंह है, तो वो राजा कैसे बने। ठीक है, संग्राम सिंह के लिए राजा बनना आसान नहीं था। आई एम टेलिंग यू, उनके लिए जो राजा बनना बहुत ही संघर्ष से घिरा हुआ पूरा माहौल था। बहुत उनकी एक आंख भी चली गई थी, उनके भाई ने उनकी तलवार से एक आंख भी फोड़ दी थी उनकी, ताकि वो राजा ना बन सके। वो हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि उदा को राजा स्वीकार क्यों नहीं किया गया। एक बात बताओ, कुंभा ने रूल कब से कब तक किया था? 1433 से 1468 तक, यानी लगभग 35 साल हो गए। तो 35 सालों तक कुंभा ने रूल किया। तो 35 सालों एक ही राज्य पे रूल करना आसान बात तो है नहीं। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब उस राज्य की प्रजा उस राजा को स्वीकारे, उस राजा का साथ दे, या उस राजा को सच में अपने मन में आदर देती हो। ठीक है, मतलब बाहर से दिखावा नहीं, मन में भी उनके लिए आदर हो। तो ऐसे कुछ कुंभा के साथ था, तभी उनको राजा बनाया गया। राजा 35 सालों तक रखा गया। तो 35 साल उन्होंने राज किया, फिर उनको उन्हीं के बेटे द्वारा मार दिया गया। तो एक पितृहंता को राजा स्वीकार नहीं किया गया मेवाड़ की प्रजा के द्वारा। और साथ ही साथ जो मेवाड़ के सरदार थे वो भी एक पितृहंता को राजा बनने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं उदा को एक राजा की तरह स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि वो राजा 3-4 साल रहे, बाद में राजा बने उन्हीं के भाई रायमल। तो ये लिख रखा है, मेवाड़ की प्रजा व सरदारों के प्रिय बन चुके थे। कौन? कुंभा। साथ ही उन्होंने 35 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया। उन्होंने 35 वर्षों तक शासन किया था, इसीलिए वो सबके प्रिय बन चुके थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो मेवाड़ के हितैषी थे, मेवाड़ का हित चाहने वाले थे। अगर एक राज्य, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं तो उनको लोगों को उनसे क्या दिक्कत होगी, वही तो चाहेंगे वो भी हमारे आगे प्रधानमंत्री बने, वही हमारे देश का कल्याण करे, उन्हें डेवलपमेंट करे। ठीक है, ऐसा ही कुछ कुंभा के साथ था। इसलिए उदा का राजा बनना आसान नहीं था। हालांकि वो राजा बन चुके थे, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया गया। इसीलिए कोई भी उनके हत्यारे को राजा नहीं बनाना चाहेगा। एक राजा के हत्यारे को राजा कौन बनाना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए उदा को भी राजा स्वीकारा नहीं गया। इसलिए उदा को भी राजा की तरह स्वीकार नहीं किया गया। जब कुंभा की मृत्यु के बारे में रायमल को पता चला, अब सुनो मैं बता रही हूँ, इसमें आप पढ़ते रहना। जब कुंभा की मृत्यु के बारे में रायमल को पता चला, उस समय रायमल कहाँ गए हुए थे? ईडर गुजरात में उनका ससुराल है। ठीक है, ससुराल ईडर में थे। अब एक बात बताओ, हमने तो पढ़ा था कि आवल बावल की संधि हुई थी, हंसाबाई यानी श्रृंगार देवी के साथ रायमल का विवाह हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रायमल की 11 पत्नियां थी, तो उनका एक ससुराल ईडर गुजरात में भी था। तब उनको पता चला कि उनके पिताश्री यानी कुंभा की मृत्यु उन्हीं के भाई उदा के द्वारा कर दी गई है। वे तुरंत गुस्से में दौड़े और कहाँ चल पड़े? मेवाड़ की तरफ चलने। अब जैसे उदा को पता चला कि भाई अब तो रायमल साहब आ रहे हैं, रायमल भाई आ रहे हैं, वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उनके हाथ पांव फूलने लगे। तो उदा ने क्या सोचा, क्यों ना मैं रायमल का काम तमाम करवा दूं रास्ते में। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ साथियों को भेजा कि भाई सुनो, मेरे भाई जो है वो मेवाड़ आ रहे हैं गुजरात से, तुम रास्ते में ही उनको मार देना। तो उनके ऊपर उदा के साथियों ने रायमल पर आक्रमण किया, लेकिन रायमल कुंभा के बेटे थे, बहादुर थे भाई। उन्होंने उन सबको पराजित कर दिया और आ गए कहाँ? मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। ठीक है, मेवाड़ अब चित्तौड़गढ़ जिला वो पूरा मेवाड़ कहलाता था।
अब उदा को लगा कि भाई अब तो यहाँ से भागना ही ठीक है, आ गए हैं भाई जी यहाँ तो। वो वहां से भागे कहाँ भागे? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, अब तो मेरी जान कौन बचा सकता है? कुंभलगढ़ दुर्ग ही बचा सकता है। लेकिन रायमल वहां भी आ गए। अब जान बचाकर उन्हें वहां से भी भागना पड़ा। अब वो भाग के कहाँ आ गए? मालवा। और उस समय मालवा के शासक का नाम, आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है। उस समय मालवा के शासक का नाम था ग्यासुद्दीन या ग्यास शाह। अब उदा ने गुजरात के मालवा के शासक थे ग्यासुद्दीन, उनसे मदद की गुहार लगाई कि आप मुझे शरण दीजिए, मेरा भाई मुझे मारना चाहता है। तो मालवा के शासक थे, उन्होंने पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने मना, और साथ ही साथ उदा ने ये भी कहा था कि हम ना मेवाड़ को जीतेंगे, आप मुझे मेरी मदद करना, मैं फिर से मेवाड़ को जीतना चाहता हूँ। लेकिन ग्यासुद्दीन ने एक पितृहंता की मदद नहीं की। अब उदा ने सोचा भैया मैं कहाँ जाऊँ? कुंभलगढ़ यानी मेवाड़ में तो कौन आ गए? रायमल आ गए और ग्यासुद्दीन भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मालवा और गुजरात तो इनका रायमल का ससुराल ही है, तो वो भी मेरी मदद नहीं करेंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो उदा ने एक तरकीब लगाई। उदा ने सोचा क्यों ना मालवा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए जाए। तो उन्होंने क्या किया, उदा की पुत्री थी, उनका विवाह मालवा में करने का निश्चय किया। और इससे ग्यासुद्दीन को मनाने लगा कि अब मेरे तो वैवाहिक संबंध है मालवा से, तो अब आपको मेरी मदद करनी चाहिए, हम मेवाड़ को जीतेंगे। ठीक है, रायमल को हराएंगे। अब ग्यासुद्दीन को भी लगा कि क्यों तब से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था ग्यासुद्दीन को। लास्ट में ग्यासुद्दीन ने कहा चलो भाई ठीक है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अब ग्यासुद्दीन पूरी तरह तैयार हो गए थे मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए। उदा भी खुश थे, मैं राजा बनूंगा। लेकिन इतनी खुशी भी अच्छी नहीं होती। क्या हुआ, 1473 में उदा पे आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वही हुआ जो एक पितृहंता के साथ होना चाहिए था। 1473 में उदा पर आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। लेकिन अब ग्यासुद्दीन ये सोचने लगा कि ये मुझे, अब राजा तो बनना चाहता है ना, हर कोई अपना जो रीजन है वो एक्सटेंड करना चाहेगा कि ये क्षेत्र भी मैं जीत लूँ, ये क्षेत्र भी मैं जीत लूँ, मेरा राज्य सबसे बड़ा हो। ग्यासुद्दीन ने सोचा अगर मैं मेवाड़ भी जीत लूँ, क्यों कारण तो है उसके पास कि वो उदा की मदद करना चाहता है। उदा के जो अभी भी बेटे थे वो मालवा में थे, तो उनके साथ चले ग्यासुद्दीन और कहाँ चले? मेवाड़ पर आक्रमण करने की, मेवाड़ को भी जीत लो। अब एक बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मालवा मेवाड़ पे 3 बार आक्रमण करेगा, 2 बार मेवाड़ जीतेगा और 1 बार मालवा, जो तीसरा युद्ध है वो मालवा जीतेगा। 2 मेवाड़ जीतेगा और मालवा बहुत 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 बुरी तरह हारेगा। तो ऐसा क्या हो गया कि थर्ड जो युद्ध है वो मेवाड़ नहीं जीत सका? जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो पहले 2 युद्ध हुए थे उनके बारे में पढ़ लेते कि पहले जो 2 युद्ध थे उनमें मेवाड़ जीता और मालवा हारा। क्यों? रायमल ने उनके साथियों को भी हरा दिया था। कुंभा के बेटे तो इतनी आसानी से हार मारने वाले नहीं थे। अब उदा के पहला जो युद्ध है वो ग्यासुद्दीन ने किसके साथ किया? जो उदा के पुत्र थे, कि चलो आपके पिता की इच्छा थी कि वो मेवाड़ के राजा बने, उनकी इच्छा को पूर्ण किया जाए, आप हमारा साथ दो और हम मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, मेवाड़ को जीतेंगे। उदा के पुत्रों ने ऐसा ही किया। अब आ गए ग्यासुद्दीन, आ गए कहाँ? मेवाड़। लेकिन रायमल से उन्हें हारना पड़ा, या रायमल ने उन्हें हरा दिया। दूसरा जो युद्ध है वो जफर खां के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा युद्ध जफर खान के नेतृत्व में हुआ। जफर खान की मदद से उन्होंने मदद की थी मालवा की, लेकिन इस बार फिर मालवा को हारना पड़ा और दंड भी देना पड़ा। अब ये दंड देना क्या होता है? जब एक सेना, जैसे मालवा की सेना मेवाड़ आ रही है आक्रमण करने के लिए, तो रास्ते में जो भी पहाड़, नदी, जो खेत वगैरह, घर आते हैं, उन झोपड़ी वगैरह सबको तोड़ते हुए आती है। तो जो उनका नुकसान होता है, जो भी उन्होंने ये उथल पुथल डिस्ट्रॉय वगैरह किया है, उन सभी का फाइन, ऋण चुकाने के लिए उनसे दंड वसूला जाता है। तो वो इतने कमजोर पड़ गए थे कि उन्हें दंड भी देना पड़ा। ठीक है, कौन कमजोर पड़ गए थे? मालवा के शासक, कि उन्हें दंड भी देना पड़ा। तीसरी बार नासिर शाह या नासिरुद्दीन, कौन? ग्यासुद्दीन के बेटे, इनके
नेतृत्व में मालवा ने आक्रमण किया मेवाड़ पर, लेकिन इस बार मेवाड़ हार गया और इतनी बुरी तरह हारा कि मालवा की सेना वापस लौटाने के लिए कि भाई वापस लौट जाओ अपने मुल्क, अपने राज्य वापस लौट जाओ, मेवाड़ को पैसे देने पड़े। अब ऐसा क्या हो गया, जो मेवाड़ 2 बार इतनी अच्छी तरह जीता, उसने इतनी अच्छी तरह मालवा को हराया, अब तीसरी बार वो हार गया और इतनी गंदी तरह की उनको धन देना पड़ा, वो अभी भारी मात्रा में धन देना पड़ा ताकि वो अपनी सेना लौटा दे, अपनी सेना को वापस भेज दे। इसका कारण था, सबसे बड़ा कारण था मेवाड़ की आंतरिक लड़ाई। यानी दिखने में तो ये लग रहा था कि मेवाड़ और मालवा का संघर्ष हो रहा है, लेकिन अब वास्तव में मेवाड़ नहीं था। मेवाड़ में अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे। जैसे कि अंग्रेजों के समय हुआ था, ऐसा लग रहा था कि भारत अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा है, लेकिन सच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लड़ रहे थे, इसलिए हम नहीं जीत पा रहे थे। जब तक एकता नहीं थी तब तक हम नहीं जीत पा रहे थे। ऐसा ही कुछ मेवाड़ में हुआ, जब तक एकता थी तब तक मेवाड़ जीता, लेकिन जब अलग अलग हुए, ग्रुप्स अलग अलग बने, जब मेवाड़ पूरी अनस्टेबिलिटी आ गई थी मेवाड़ में, तब मेवाड़ को हारना पड़ा। अब मेवाड़ में एकदम इतनी अनस्टेबिलिटी आने का कारण क्या था, अस्थिरता आने का कारण क्या था, इसके लिए हमें पहले रायमल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। रायमल के सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, वो इसलिए ताकि हम इस अनस्टेबिलिटी का कारण जान सकें। सुनो, मेवाड़ के जो राजा थे इस समय रायमल, उन्होंने अपना अगला आने वाला उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था कि उनके बाद मेवाड़ पर शासन कौन करेगा। जो रायमल है उनकी 11 पत्नियां थी, इनसे उन्हें 13 पुत्र व 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। अब रायमल के 13 पुत्र थे भाई, 13 पुत्रों में राजा बनने की इच्छा हुई कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। अगर पहले ही रायमल कंफर्म कर देते कि मेरे बाद ये राजा बनेगा, तो हो सकता है कि ये युद्ध नहीं होता, ये अनस्टेबिलिटी मेवाड़ में नहीं आती। ये अनस्टेबिलिटी में इनर इंस्टेबिलिटी कहूंगी, क्योंकि आंतरिक रूप से अस्थिरता आती। अब भाई 13 भाई लड़ रहे हैं, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। 13 भाइयों के समर्थन में अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग ग्रुप्स बन गए। तो इसी अलग अलग ग्रुप्स बनने की वजह से, समूह बनने की वजह से पूरा ध्यान कहाँ नहीं था, पूरा फोकस उनका युद्ध में नहीं था, जिस वजह से उन्हें हारना पड़ा। मेवाड़ की हार का कारण क्या था, उनके अलग अलग ग्रुप्स बनना, और इसका सबसे बड़ा कारण था रायमल का अपना आने वाला उत्तराधिकारी का नाम घोषित न करना। और मुख्यतः इनके 4 पुत्र थे, उनके बीच में संघर्ष मेन चल रहा था। पहला है पृथ्वीराज, जिसे उड़ना पृथ्वीराज भी कहते हैं, दूसरा है जयमल, तीसरा राय सिंह और चौथा संग्राम सिंह। अब बता दूं, पृथ्वीराज सबसे बड़े हैं, फिर है जयमल, फिर राय सिंह और फिर संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह का तो दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं लग रहा कि राजा बनेंगे। क्यों? उनसे पहले 3 उनके जो भ्राताश्री हैं, 3 बड़े भाई हैं, वो और हैं। तो राजा सबसे पहले बड़े भाई बनते हैं ना, बड़े भाई राजा बनते, तो संग्राम सिंह का तो दूर दूर तक कोई नहीं था। अगर राजा बनाना होता तो सबसे पहले पृथ्वीराज का नंबर आता, पृथ्वीराज नहीं तो फिर जयमल आते, जयमल नहीं तो राय सिंह आते, राय सिंह नहीं आते, तब जाके कहीं आता नंबर संग्राम सिंह का। लेकिन राजा बनेंगे संग्राम सिंह, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि आपका सस्पेंस बढ़े और आगे की हिस्ट्री जो है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। अब एक दिन क्या हुआ, ये युद्ध हार गए, उसके बाद की स्टोरी बता रही हूँ। एक दिन ये सभी राजकुमार यानी 4 राजकुमार कहाँ चले कि अब देख, एक ज्योतिषी के पास चले अपनी अपनी कुंडलियां लेकर, ये जानने के लिए कि आने वाला शासक मेवाड़ का कौन होगा। ठीक है, भविष्यवाणी तो ज्योतिषी कर सकते हैं, तो आने वाला शासक कौन होगा। जो ज्योतिषी हैं उन्होंने अपनी गणना करके बताया ये संग्राम सिंह के चांसेस ज्यादा हैं भाई, संग्राम सिंह के राजयोग मुझे ज्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जितने भी अभी तक मुझे ज्ञान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि संग्राम सिंह राजा बनेंगे। अब आ गया पृथ्वीराज को गुस्सा, ये तो जाहिर है भाई, 4 राजा बनने के लिए तड़प रहे हैं, अगर एक का नाम आ गया तो बाकी 3 को तो गुस्सा आएगा ही। पृथ्वीराज सच में बताऊं बहुत बलशाली थे, युद्ध करने को आतुर रहते थे।
पृथ्वीराज को आया गुस्सा और अपनी तलवार निकाल ली। जैसे पहले बताया था कि राणा सांगा यानी संग्राम सिंह को अपनी एक आंख खोनी पड़ी थी, वो आंख यहीं खोनी पड़ी थी। जब पृथ्वीराज ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और इसे संग्राम सिंह की तरफ किया तो सारंगदेव आ गए थे बीच में। सारंगदेव कौन है? रायमल के चाचा, ठीक है, अभी जो राजा है रायमल उनके चाचा है। सारंगदेव ने संग्राम सिंह को बचाया, परंतु इसमें संग्राम सिंह की एक आंख चली गई थी, ठीक है। अब चली गई तो चली गई, वापस थोड़ी ना आ सकती है, लेकिन फिर भी एक आंख के होते हुए। और एक बात और, जो हम अगला वीडियो लेक्चर है हमारा राणा सांगा के बारे में, उसमें ये भी बताएंगे कि उनका एक जो बॉडी का हिस्सा है वो पूरा पैरालाइज हो गया था, फिर भी वो एक बहुत बड़े योद्धा थे। एक आंख उनकी चली गई थी। अब सारंगदेव उन्हें समझाया उन चारों भाइयों को, भाई लड़ो मत, ठीक है। ऐसे ज्योतिषी के पास आने से क्या होता है? ऐसे ज्योतिषी के कहने से थोड़ी ना कोई राजा बन जाता है। तुम एक काम करो, एक पंडिताइन है, कौन से गांव में? भीमल गांव में। वो जो भी भविष्यवाणी करती है वो सच होती है, ठीक है। अब वो जो कहेगी वही सच होगा। अब पंडिताइन के पास लेकर गए, ठीक है। पंडिताइन उस समय कौन से गांव में? भीमल गांव। उस समय अपनी कुटिया में नहीं थी, उन्होंने कुछ देर वेट किया, वहां पे फिर आए पंडिताइन। उन्होंने भी यही बताया जो ज्योतिषी ने बताया था। क्या बताया? कि संग्राम सिंह का राजयोग अधिक है, संग्राम सिंह के राजा बनने के चांसेस अधिक है। अब फिर आया पृथ्वीराज को गुस्सा, तुझे राजा बनना है, तुझे बड़ा राजा बनना है, तुझे बनाते हैं राजा, अगर तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो राजा बनेगा कैसे? तो जयमल और पृथ्वीराज ने कहा कि हम इसे मार देते तो इसके राजा बनने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाएंगे, जब ये जीवित ही नहीं रहेगा तो राजा बनेगा कैसे? अब जयमल और पृथ्वीराज भागे, किसके पीछे? किसके पीछे? संग्राम सिंह के पीछे। अब हम इसे मारेंगे। फिर आ गए बीच में सारंगदेव। सारंगदेव ने बीच बचाव किया, ठीक है, बीच बचाव किया, और इसी बीच बचाव के कारण क्या हुआ? सारंगदेव की मृत्यु हो गई। और इसी बीच संग्राम सिंह को मौका मिला वहां से भागने का। वो भाग कर कहाँ आ गए? वो भाग कर आ गए सेवत्री गांव। सेवत्री गांव आ गए और वहां के ठाकुर थे बीदा राठौड़, और बीदा राठौड़ से शरण मांगी और सारा वृतांत बताया कि यही हुआ है, मेरे भाई मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मेरा राजयोग अधिक है। बीदा राठौड़ ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ, मैं आपकी रक्षा की गारंटी लेता हूँ। तो जैसे ही अब उनको जयमल को और पृथ्वीराज को पता चला कि ये जो है कौन? संग्राम सिंह, ये आए हुए हैं सेवत्री गांव में और बीदा राठौड़ के यहाँ ठहरे। बीदा राठौड़ के पास गए और कहा कि संग्राम सिंह को हमें सौंप दो। संग्राम सिंह ने कहा, जो बीदा राठौड़ ने कहा, मैं संग्राम सिंह को आपको नहीं दे सकता। तो पृथ्वीराज बहुत उकसाए हुए थे, गुस्से में थे, उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया और बीदा राठौड़ की भी मृत्यु हो गई। जब यह पता चला संग्राम सिंह को, वो फिर भागे। इस बार कहाँ गए? वो अजमेर आ गए। अजमेर में करमचंद पवार के पास रहे, ठीक है, करमचंद पवार के पास रहे। अब बात करते हैं देखो राय सिंह की। अब संग्राम सिंह राजा कैसे बनेंगे, ये बात रही है। तो पृथ्वीराज और जयमल बचे। राय सिंह तो मैं स्पष्ट बता दूं, राजा बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? ऐसे स्पष्ट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उनका जो आचरण था, उनका व्यवहार था, वो मेवाड़ सरदारों को और मेवाड़ की जनता को अच्छा नहीं लगता था, उनको पसंद नहीं था। तो ये तो स्पष्ट था कि राजा कौन बनेगा? या तो पृथ्वीराज या जयमल या संग्राम सिंह, लेकिन राय सिंह राजा नहीं बन सकते। अब पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई, किसके द्वारा? उन्हीं के जीजा के द्वारा। अब ये पूरी कहानी सुनते हैं कि संग्राम सिंह को उन्हीं के जीजा ने क्यों मारा। जो रायमल की एक पुत्री थी, ठीक है, 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, आनंदीबाई या आनंदाबाई। आनंदाबाई का विवाह हुआ था किसके साथ? सिरोही के जगमाल के साथ। जगमाल के साथ हुआ था। जगमाल आनंदा देवी को परेशान करता था, ठीक है। जब इसी बात को लेकर आनंदाबाई ने अपने भाई पृथ्वीराज को खत लिखा कि मुझे जगमाल परेशान करता है, तो वो तुरंत सिरोही के लिए रवाना हुए। तो जब ये बात जगमाल को पता चली कि भाई पृथ्वीराज आ रहे हैं, तो उनको डर बैठ गया मन में। क्यों? पृथ्वीराज बहुत शक्तिशाली थे और उनका मुकाबला जगमाल को लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उनकी टक्कर का नहीं हूं, मैं उनकी बराबरी का नहीं हूं।
तो उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब से आपकी बहन को परेशान नहीं करूंगा। अब पृथ्वीराज ने बोला चलो आ ही गया हूँ तो मिलके चला जाऊंगा। तो जगमाल ने कहा ठीक है, हाँ आप रुकिए। उनका खूब आदर सत्कार किया जगमाल ने पृथ्वीराज का बहुत आदर सत्कार किया, उनकी सेवा की। और जिस समय वो जाने लगे पृथ्वीराज, उस समय जगमाल ने क्या किया, उनके साथ कुछ लड्डू बांध दी। वो लड्डू जहरीले थे, ठीक है, लड्डू जहरीले थे जिसे खाते ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। अब सिर्फ बचे जयमल और संग्राम सिंह, दो तो चले गए, लेकिन अब देखो जयमल की भी मृत्यु हो गई थी सोलंकियों के साथ युद्ध करते हुए। सोलंकियों के साथ युद्ध करते करते जयमल भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब बचे हैं संग्राम सिंह, ठीक है। अब संग्राम सिंह बनेंगे राजा। पूरा जो संग्राम सिंह के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा और रह गया कि रायमल के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, नेगेटिव हमने पढ़ लिया। नेगेटिव पॉइंट ये था कि उन्होंने अभी तक अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था कि उनके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा मेवाड़ का। अब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। उनका पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने खेती को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है, खेती को बढ़ावा दिया था। किसने? रायमल ने, कि खेती करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3 तालाब बनवाए थे और तालाब के नाम भी बहुत सुंदर है। पहला है राम, शंकर और तीसरा समया संकट, ठीक है। समय जब संकट का समय हो तब तालाब काम आते हैं। और पहला राम और शंकर, ठीक है, ये 3 तालाब बनवाए थे। रायमल के जो प्रमुख शिल्पकार थे वो थे अर्जुन। रायमल के दरबार के विद्वान थे गोपाल भट्ट। एक और हमने पढ़ा था छोटिंग भट्ट किसके दरबार में थे, ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। छोटिंग भट्ट किसके दरबार में थे? मेवाड़ वाले में पढ़ा है मैंने, ठीक है, देखते आपको याद है या नहीं। और तीसरा, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनकी पत्नी श्रृंगार देवी, आवल बावल की संधि जो हंसाबाई ने करवाई थी, राव जोधा। और उस समय कौन था राजा, वो आपको भी कमेंट सेक्शन में बताना है। राव जोधा और किस राजा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी? श्रृंगार देवी थी, जिन्होंने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। और गोसुंडी की बावड़ी से हमें पता चला कि रायमल का विवाह किसके साथ हुआ? श्रृंगार देवी के साथ। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और टाइम फॉर बोनस टिप। टुडेज बोनस टिप और वर्ड ऑफ द डे इज, बहुत अच्छा वर्ड ऑफ द डे आज हम बहुत बार यूज करते हैं, पेनेंस। पेनेंस, PENANCE, पेनेंस होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित, या फिर अगर इसका बताएं कि जब आप बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हो, आपने कोई गलती कर दी हो। और एक और वर्ड हमने इसके लिए पढ़ा था कॉन्फेस, पढ़ा था व्हेन यू एडमिट योर मिस्टेक। दूसरा है पेनेंस यानी प्रायश्चित। अब आपने अपनी गलती एडमिट कर ली है और अब आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हो, देन यू कैन यूज द वर्ड पेनेंस। कुछ सेंटेंस बता रही हूँ। He did charitable work as a penance. उसने प्रायश्चित के तौर पे कुछ चैरिटेबल वर्क यानी अच्छा काम किया। चैरिटेबल वैसे जो हम चैरिटी दान वगैरह देते हैं उसको बोलते हैं। एक और सेंटेंस, He wanted to do penance in order to get rid of his sins. मतलब अपने अपराधों से छुटकारा पाने के लिए, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए उसने प्रायश्चित किया, उसने पेनेंस किया, ठीक है। यू हैव टू ऑल्सो मेक द सेंटेंसेस फ्रॉम वर्ड पेनेंस एंड आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा राणा सांगा के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।